हेलो, वेलकम टू द सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम लोग बायोटेक पढ़ चुके हैं, चैप्टर बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक के एप्लीकेशंस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड में देख लिए थे। आज समय हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक का एप्लीकेशन इन मेडिसिन, और इसमें भी हम लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन देख लिया था। तो अगर आप लोग को याद हो ह्यूमन इंसुलिन कैसा था भाई, मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, ए और बी, जबकि जब बनता है प्रो हार्मोन या इमेच्योर कह लीजिए तो उसमें तीन होती हैं, ए बी सी, सी रिमूव्ड हो जाती है। और फंक्शनल जो हमारा मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन है उसमें दो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये आपको याद में रखना है, ठीक है जी। और हम लोग आज की तारीख में किससे बनवा रहे हैं, इकेरिया कोलाई में बनवा रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन को। हम लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन जीन को जो पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी के लिए उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया इकोलाई की सेल में, और जो ट्रांसफॉर्म सेल हो गई उनका हम लोग बायोरिएक्टर्स में कल्चर फॉर्मेशन करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, मटेरियल को हम लोग कमर्शियल स्केल पे बेच सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन यूज क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग पहले ही इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन में, आगे बढ़ते हुए जीन थेरेपी को, ठीक है जी। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में हम लोगों ने पीसीआर एलाइजा पढ़ लिया था। चलिए आइए जीन थेरेपी पे आते हैं। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कंजेनाइटल डिजीजेस, हेरिडिटरी डिजीजेस। तो जीन थेरेपी ये इस तरह का प्रयास है कि हम कंजेनिटल डिजीजेस को या हेरिडिटरी डिजीजेस को सिंस बर्थ जो है, कंजेनिटल डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज को हम लोग अगर टेकन केयर करने लगते हैं, अगर हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये तरीका है कि हम लोग जीन थेरेपी कर सकते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रायो। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इस मेथड में हम लोगों ने करना है किसी चाइल्ड में या एम्ब्रायो में, आपने एम्ब्रायोनिक स्टेज पता लगा लिया है कि उसमें कोई जीन डिफेक्टिव है। जीन डिफेक्टिव है तो अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा, उसका फिनोटाइप जो है गड़बड़ हो गया है, क्योंकि जीनोटाइप गड़बड़ हो गया है। जीन डिफेक्टिव है, जीन डिफेक्टिव है, जीन फंक्शनल नहीं है, तो जीन प्रॉपर या तो फंक्शन नहीं कर रहा या लेस एफिशिएंट है या जो भी व्हाटसएवर मे बी द केस। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग नॉर्मल फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चाइल्ड में या एम्ब्रायो में। जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड एंड एम्ब्रायो। हर जीन्स आर इंसर्टेड here genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पर्सन की सेल में, किसी डिजीज पर्सन के सेल में या टिश्यू में हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं नॉर्मल फंक्शनिंग जीन। जीन्स आर इंसर्टेड टू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज, जिससे कि ट्रीटमेंट हो जाए डिजीज का। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रायो टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। तो जब हम लोग नॉर्मल फंक्शनिंग जीन को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं इंडिविजुअल या एम्ब्रायो में, तो वो क्या करेगा, वो अब ये जो नॉन फंक्शनल जीन है उससे सत्ता ले लेगा, कहेगा भैया मेरे को काम करने दो, तुम तो पूरी तरह काम करने योग्य नहीं हो, मैं करता हूँ काम तुम्हारी जगह, क्योंकि तुम तो नॉन फंक्शनल हो या डिफेक्टिव हो। तो नॉर्मल फंक्शनल जीन जब इंट्रोड्यूस कर दिया, ये अब काम करने लगेगा। तो करेक्शन ऑफ अ जीन जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स, जीन डिफेक्ट जो आ गया है उसके लिए करेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन, कि नॉर्मल जीन को हम लोगों ने डिलीवर कर दिया है इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रायो, या तो इंडिविजुअल्स की सेल्स में या टिश्यूज में, और एम्ब्रायो टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉर्मल फंक्शनल जीन। और ये अब जो हमारा नॉर्मल फंक्शनल जीन है, ये नॉन फंक्शनल जीन की जगह आ गया और ये अब काम करने लगेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि पहला हम लोगों ने जीन थेरेपी में कौन सा इंसिडेंस है वही पूछा जाता। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जीन थेरेपी में करना क्या है, डिफेक्टिव जीन को हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है नॉर्मल फंक्शनिंग जीन से, ये करना है। तो डिफेक्टिव जीन हम लोगों ने जिस भी एम्ब्रायो में, अगर एम्ब्रायोनिक स्टेज पे पता लग गया, या इंडिविजुअल्स की सेल्स में या टिश्यू में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग जीन, और एम्ब्रायोनिक स्टेज पे भी कर सकते हैं। ये काम हम लोग कर रहे हैं जिससे कि नॉर्मल फंक्शन हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो जीन थेरेपी हम लोग समझ गए क्या करना। जीन थेरेपी में हम लोगों ने डिफेक्टिव जीन को, डिफेक्टिव जीन जिसमें आ गया है अगर किसी मतलब इंडिविजुअल या एम्ब्रायो में, तो हम लोगों ने उसमें
नॉर्मल जीन या फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस कराना। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से एमसीक्यू आपका बनता है कि सबसे पहली अगर कोई इंसिडेंस है जिसमें जीन थेरेपी करी गई है तो वो क्या है, 1990 में, टू अ 4 year old गर्ल। ये भी याद रखिएगा, छोटी छोटी बातों से वो लोग बना देते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। 4 year old गर्ल, 4 साल की लड़की में विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसमें एडीए डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। ये एंजाइम प्रॉपर नहीं बन रहा था। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द, ये एंजाइम नहीं बन रहा तो बॉदर क्यों कर रहे हैं हम लोग। ये एंजाइम क्रूशियल है फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन नॉर्मली, कि फंक्शन करे इम्यून सिस्टम, प्रॉपर फंक्शन करे, उसलिए इस एंजाइम का बनना लाजमी था, जरूरी था बॉडी में। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। ये इसलिए हुआ ये क्योंकि एडिनोसिन डीएमिनेज बन नहीं रहा, क्योंकि इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए जो जीन रिक्वायर्ड है वो डिलीट हो गया। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर द एडिनोसिन डीएमिनेज। इन some children ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation। तो इसमें आपने याद में रखना है कि जीन थेरेपी दी गई 4 साल की लड़की में जिसमें एडिनोसिन एंजाइम नहीं बन रहा था, वो जीन डिलीट हो गया था, तो उसके लिए ये पहली बार क्लिनिकल जो फर्स्ट इंसिडेंस है हमारा जीन थेरेपी का, वो ये है 4 साल की बच्ची में, जिसमें 1990 में किया गया। एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी थी, और एडीए इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एडीए बनना लाजमी है, इसलिए उसमें हम लोगों ने ये एंजाइम जो नहीं बन रहा था उसके लिए हम लोगों ने जीन थेरेपी करी है। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ चिल्ड्रन में ये अप्रोच हम लोग कर सकते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय इन्फ्यूजिंग या कहिए कि इंट्रोड्यूसिंग द एंजाइम बाय मीन्स ऑफ एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो किन्हीं किन्हीं चिल्ड्रन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो एडीए डेफिशिएंसी से जूझ रहा है तो हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये अप्रोच कर सकते हैं, या हम लोग ये अप्रोच कर सकते हैं कि बाहर से उसमें नॉर्मल एंजाइम हम इंट्रोड्यूस करवा दें, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम हम बाहर से दें। लेकिन इन दोनों ही फंक्शनल में टोटल क्योर नहीं है, प्रॉपर क्योर नहीं है, ये वक्ती रिलीफ है। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन के द्वारा हम एडीए दे रहे हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज दे रहे हैं। But the problem is that, problem with both of these approaches are that they are not completely curative। तो ये complete cure नहीं, ये complete cure नहीं है, ये symptomatic treatment है एक तरह से अगर देखा जाए, वक्ती रिलीफ है। वक्ती रिलीफ इसलिए है कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर भी दिया तो बोन मैरो सेल्स की एक निश्चित एज है। उसी तरह से इसमें हमारा अगर हम लोगों ने बाहर से एंजाइम दे रहे हैं तो वो भी इमॉर्टल नहीं है एंजाइम, वो भी कुछ दिनों के लिए ही फंक्शनल रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों ही अप्रोचेस जो हैं वो टोटल क्योर नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलें, अगली स्लाइड में देखें क्या बता रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर टोटल अप्रोच चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब अभी वो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज या 8 सेल स्टेज पे है, तब हम हर सेल में इंट्रोड्यूस कर दें नॉर्मल जीन। अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में आप लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ और वो पढ़ चुके हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह देखा है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर वगैरह देखा है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस केस में जब भाई इम्प्लांटेशन होने के बाद अब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और ये धीरे धीरे गैस्ट्रुलेशन होगा, 3 जर्म लेयर बनेंगे जिससे फ्यूचर के ऑर्गन बनेंगे। हम पहले ही अगर फ्यूचर के ऑर्गन बनने से पहले ही अगर अर्ली स्टेज पे हम इंट्रोड्यूस करा दें नॉर्मल जीन इन बहुत अर्ली स्टेज पे एम्ब्रायो के, तो उससे उसी के क्लीवेज से, उसी के माइटोटिक डिवीजन से फर्दर सेल्स बन रही हैं, तो हर सेल में वो जीन चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपनी बुक क्या कह रही है। हाँ जी, तो क्या कर सकते हैं परमानेंट क्योर के लिए, क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। लिम्फोसाइट्स को हम लोगों ने पेशेंट के ब्लड से लिया, उसका कल्चर फॉर्मेशन किया, उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग सीडीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फंक्शनल एडीए सीडीएनए
यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर। ये वाली लाइनें थोड़ी हैवी वेटेज है, इस पे मुझे आपको 10 मिनट खर्च करने पड़ेंगे, आपको समझाना पड़ेगा ADA CDNA क्या है। यूजिंग अ रिट्रोवायरल इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द दिस लिम्फोसाइट, इनको तब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं लिम्फोसाइट्स में, विच आर देन सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और पेशेंट में वापस। लेकिन ये भी परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होंगी, इनकी भी ये एज लाइफ स्पैन है और कुछ समय के बाद ये डाइड आउट होंगी। तो ये हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन हमको रिकरेंट करना पड़ेगा। However, as these cells are not immortal, ये सेल्स अजर अमर तो है नहीं, ब्रह्मा जी की बूटी तो लेके आई नहीं है, तो अल्टीमेटली ये भी मरेंगी। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन, इसलिए पेशेंट को लगातार बार बार हर बार लगातार, अरे पीरियोडिक मतलब रिकरेंट करना पड़ेगा, रिकरेंट उसको बार बार। आपने खाता खोल लिया रिकरेंट खाता, और हर महीने की 15 तारीख को आप पहुंच रहे हो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने, तो यहाँ पे भी आप, क्योंकि उसकी लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है, हम लोग को टाइम टू टाइम, जब लिम्फोसाइट्स का टाइम स्पेन पूरा हो गया, हमें लाइफ स्पेन पूरा हो गया, हमें इंट्रोड्यूस करता रहना पड़ेगा। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को हमें समय समय पे उसमें इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। हाउएवर, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर क्या हो सकती है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल व्हाट्सएवर, कि आप तब अगर उसको इंट्रोड्यूस कर दे, तो अगर 8 सेल स्टेज पे कर रहे हैं तो हर सेल में करिए 8 की 8 सेल में, ताकि वो उससे जो फ्यूचर के ऑर्गन बने, हर ऑर्गन में ये फंक्शनल हमारा ADA आ जाए। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन से बचने के लिए अगर हम परमानेंट क्योर करना चाहते हैं तो हमें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को टारगेट करना है। एम्नियोसेंटेसिस भी इसीलिए हम लोग कर रहे थे ना, एम्नियोसेंटेसिस भी तो इसीलिए हम लोग कर रहे थे। हम लोग ये देखना चाहते थे कि जो बच्चा बना है उसमें कोई कंजेनेटल डिजीज तो नहीं है। अगर कंजेनेटल डिजीज है तो अगर वो वेजिटेटिव रहेगा, कन्फाइंड टू द बेड रहेगा, तो इट्स बेटर टू अबॉर्ट। और जिसका हम लोग मिसयूज करने लगे, कैसे करने लगे, सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो उसमें क्या देख रहे थे, बार बॉडी। बार बॉडी का मैंने आपको बता रखा कि बार बॉडी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी की सोमैटिक सेल्स में मानिए नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3 है तो 2 बार बॉडी, 2 है तो 1 बार बॉडी, और एक भी नहीं है, जैसे कि हम लोग एक है तो एक भी बार बॉडी नहीं। XY हम लोग का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन मेल्स का XY है, 44 प्लस XY, तो एक तो X फंक्शनल चाहिए ही चाहिए, वहां पे बार बॉडी नहीं होगी। 2X में एक बार बॉडी होगी, 3X में 2 बार बॉडी होगी। ठीक है, तो बार बॉडी। अब यहाँ पे आइए ADA CDNA की हम बात कर लें कि व्हाट इज CDNA, इसको समझ लेते हैं कि CDNA क्या है। तो CDNA का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA किस पे बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनता है RNA के स्ट्रैंड पे। RNA पे DNA का बनना दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RNA पे DNA पे DNA का बनना दैट इज रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ द RNA मॉलिक्यूल ओवर द DNA स्ट्रैंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड सिंथेसिस ओवर द RNA पे DNA का बनना, सिंथेसिस ऑफ DNA ओवर द स्ट्रैंड ऑफ RNA दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टेमिन एंड बाल्टीमोर और द साइंटिस्ट जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डिस्क्राइब किया या बताया या देखा, कहिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA पे बनेगा DNA। जरूरत क्या है, अब याद रखिए जो हम लोग का DNA स्ट्रैंड था, DNA स्ट्रैंड पे केवल एक स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर RNA बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने आपको बोला ट्रांसक्रिप्शन में RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, उसमें मैसेंजर RNA भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। जनरली हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रांस मैसेंजर RNA, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि DNA पे RNA या tRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, वो भी ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में 12th में तो खास तौर पे हम लोग मैसेंजर RNA की बात करते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है, क्या याद है भाई, यूकैरियोटिक सेल में जो मैसेंजर RNA बना था कैसा बना था? मैसेंजर RNA जो बना था उसमें एक्सॉन्स के अलावा इंट्रॉन्स भी थे। तो एक्सॉन और इंट्रॉन का क्या हुआ था, स्प्लाइसिंग हुई थी, स्प्लाइजोसोम। स्प्लाइजोसोम किसने बनाया था? स्प्लाइजोसोम स्मॉल न्यूक्लियर RNA along with some 60 to 80 proteins, that is स्प्लाइजोसोम। ये स्प्लाइजोसोम जो बनता है
किसमें बनता है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं बन सकता। प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी प्रोसेसिंग की जरूरत भी नहीं है, होती भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग नहीं होती। इसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है 5th प्राइम एंड पे कैपिंग और 3rd प्राइम एंड पे टेलिंग। कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया जाता और टेल पे 3rd प्राइम एंड पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं? पॉलीएडिनाइलेटेड रेसिड्यूज जुड़ जाते हैं। कैपिंग टेलिंग हो गई और इंट्रॉन्स हटा दिए गए, स्प्लाइसिंग हो गई, स्प्लाइसोसोम हो गया। ये हमारा HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर मैसेंजर RNA। मैच्योर मैसेंजर RNA इस पे अगर हो जाए, आप मानिए ये हमारा हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA, देखो बात समझो, ये हमारा HNRNA, इस पे अगर बन जाए फिर से DNA, तो DNA कैसा होगा? वो DNA होगा कि उसके बीच बीच में, भाई इसकी कॉपी फिर कर लिया आपने, और ये हेटेरोजेनस हमारा न्यूक्लियर RNA, इसकी मानिए हो गई प्रोसेसिंग, और ये मैच्योर मैसेंजर RNA बन गया जिसमें केवल एक्सॉन से इंट्रॉन्स हटा दिए गए। अब इसकी अगर हम बना दें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA, तो उसमें क्या होगा? ये DNA का स्ट्रैंड है मान लो मानने में क्या जा रहा है? आप सोचोगे दोनों ही ब्लैक ब्लैक है। हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो DNA बन रहा है, उस DNA में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, क्योंकि अभी कैपिंग टेलिंग नहीं हुई। और अगर इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद उसका बन जाए DNA, तो उसमें एक्सॉन इंट्रॉन नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे प्रोसेसिंग टेलिंग हो गई। ये हमारा मैच्योर मैसेंजर RNA, और इसके ट्रांसक्रिप्शन से ये बना DNA। ये DNA का स्ट्रैंड है, इसमें हमारे एक्सॉन इंट्रॉन नहीं है। ये है cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल का जीन का एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं, तब हम हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल का cDNA इंट्रोड्यूस कराते हैं। बाउंस हो गया ना? हाँ, धीरे से सुनो। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल के जीन का एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं, जीन का एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं मतलब, अरे भाई जीन है तो उसके पास कोई कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन है। जीन क्या है? जीन इज सेगमेंट ऑफ DNA विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। उसके पास किसी कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है तो क्या वो गा गा के सुना के बताएगा? ना गा गा के बताएगा, ना सुना के बताएगा। वो क्या करेगा? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कराएगा। सेंट्रल डोग्मा DNA पे कूट भाषा में बन जाएगा, सांकेतिक भाषा में मैसेंजर RNA, उस मैसेंजर RNA के ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन, और जीन ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया। जीन ने अपनी जो जानकारी है उसको दिखा दिया। जीन जो किसी के अंदर है उसने अपने को प्रदर्शित कर दिया कि मैं इस ऑर्गेनिज्म में या इस सेल में हूं और मेरा ये काम है। उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। जैसे इस समय 20x20 का हॉल और मैं अकेला ही यहाँ बड़बड़ा रहा हूँ। आप लोग घर बैठे हो, जब तक ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप तक आएगा तब तक मैं बड़बड़ा के जा चुका हूँ। और अगर आप यहाँ बैठे होगे तो आपकी प्रेजेंस हूँ हाँ कुछ तो करोगे, हूँ हाँ हूँ या हाँ हूँ ना नू, आगे वाले खुद जोड़ लो। करोगे तो पता लग जाएगा आप लोग बैठे हो। अपनी उपस्थिति दर्ज करा दोगे, एक्सप्रेस कर दोगे अपने को। इसी तरह से जीन अपने को एक्सप्रेस करता है जब वो अपनी प्रेजेंस दिखाता है। कैसे? जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को अपने प्रोटीन बनवा के प्रदर्शित कर देता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम यूकैरियोटिक सेल का जीन का एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं। इश्चेरिकिया कोलाई से हम ह्यूमन इंसुलिन बनाना चाहते हैं, तो हम ह्यूमन जीन को एज इट इज अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें जो बनेगा HNRNA, उसकी प्रोसेसिंग टेलिंग उसके पास वो औजार ही नहीं है कैंची पैंची की वो काट के फिर से जोड़ दे। बेकार है। अगर जीन इंट्रोड्यूस भी कर दिया आपने वो बेकार है। तो हमें क्या करना है? हमें cDNA इंट्रोड्यूस कराना है उसमें, ताकि कैंची पैंची की काट छाट की जरूरत ही नहीं है। जो चीज है हमने पहले ही काट छाट के उसकी प्रोसेसिंग करके दे दी है। ये है कारण। और यहाँ पे तभी लिखा था cDNA कि cDNA इंट्रोड्यूस कराया। ADA cDNA, ADA एडिनोसिन डीएमिनेज, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA। क्लियर? तो एक चीज ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, हमेशा याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैपिंग टेलिंग प्रोसेसिंग नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक में बेसिकली मोनोसिस्टोनिक जीन मिलते हैं कि पॉलीसिस्टोनिक जीन मिलते हैं? याद है? प्रोकैरियोट में आपको पॉलीसिस्टोनिक जीन मिलेंगे और यूकैरियोट में आपको मोनोसिस्टोनिक जीन मिलेंगे। व्हाट इज पॉलीसिस्टोनिक जीन एंड व्हाट इज मोनोसिस्टोनिक जीन? Gene which is responsible for the synthesis of more than one messenger RNA, that is polycystonic gene. What is cystone? Cystone is the new definition या new term कहिए
आज की तारीख में हम लोग जीन की जगह सिस्ट्रॉन को प्रेफर करते हैं। सिस्ट्रॉन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जानकारी डीएनए के जिस हिस्से के पास है उस हिस्से को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक, अगर डीएनए पे बना मैसेंजर आरएनए अगर वो मोनोसिस्टोनिक है तो उसके ट्रांसलेशन से एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अगर वो पॉलीसिस्टोनिक है तो उसके ट्रांसलेशन से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए, उसका सिंथेसिस मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक डीएनए पे होता है। ठीक है जी, ये सारी बातें आपसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आपको याद दिलाने के लिए ये सारी बातें हुई, सीडीएनए के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी ये बातें हुई। तो यहाँ पे आपका जीन थेरेपी खत्म। जीन थेरेपी में आपको याद क्या रखना है कि जीन थेरेपी में हमें करना क्या है। जीन थेरेपी में हमने सिंथेसिस ऑफ जीन, मतलब जीन का हमें रिमेडी करना है। जीन किसी में डिफेक्टिव आ गया कंजेनिटल डिजीज से या हेरिडेटरी डिजीज से, तो हमने अगर उसको देखा ऑर्गेनिज्म को या एम्ब्रायो को कि उसमें नॉन फंक्शनल जीन है, तो हमारी इच्छा होगी कि हम उसके जीन को रिपेयर कर दें, हम जीन उसमें फंक्शनल इंट्रोड्यूस कर दें। ये कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने किस में किया। हम लोगों ने 4 साल की बच्ची में 1990 में किया। क्या किया कि उसमें हमने देखा एडीए डिलीट जीन वाला डिलीट हो गया, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज। इसकी क्या आवश्यकता, क्या फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस था, ये देखा गया। तो उसमें हम लोगों ने जीन थेरेपी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ओके जी, हम लोगों ने क्या किया था, लिम्फोसाइट्स लिए। लिम्फोसाइट्स में फंक्शनल हमने डीएनए डाल के, सीडीएनए डाल के, एडीए सीडीएनए डाल के हम लोगों ने उसको वापस उसमें पेशेंट में भेजा। ठीक, तो ये कर सकते हैं। और परमानेंट क्योर में हमें क्या करना, अर्ली स्टेज पे, एम्ब्रायो स्टेज पे ही अगर डायग्नोसिस हो गई और अर्ली एम्ब्रायो स्टेज पे अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है नॉर्मल फंक्शनिंग जीन, ये हो जाएगी परमानेंट क्योर। चलिए आगे चले, हम लोग बात कर लेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, पीसीआर और एलाइजा की। चल रहा हमारा टॉपिक क्या है, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोटेक एप्लीकेशन। टॉपिक चल रहा है बायोटेक के एप्लीकेशन मेडिसिन में, जिसमें हम लोगों ने जीन थेरेपी को पढ़ा है और ह्यूमन इंसुलिन को पढ़ा था। नेक्स्ट इज एलाइजा एंड पीसीआर। ओके, चलिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हाँ, ये देखें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अगर हमें कोई बीमारी हो रही है और उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि उस बीमारी का हमको अर्ली स्टेज पे पता लग जाए, प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली स्टेज डायग्नोसिस हो जाए, ताकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम जल्दी से जल्दी उसकी तय कर सके कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना। फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी जब हमारी बॉडी बीमार पड़ गई। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में कोई डिजीज आई तो हमारी बॉडी कैसे, क्या हो रहे हैं, इफेक्ट क्या हो रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग और उसमें पैथोलॉजी में कि भाई जब बीमार पड़ गए तब क्या हो रहा है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, हम लोग अगर परंपरागत तरीकों से, जो तरीके हैं जिनसे डायग्नोसिस करते हैं, यूरिन टेस्ट करा लो, टीएलसी डीएलसी करा लो, ब्लड सीरम टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, अगर हम वही चीजों को आज की तारीख में भी फॉलो करेंगे तो सर्टेन डिजीजेज ऐसी है जो अर्ली स्टेज पर पता नहीं लग पाती। और जब तक पता लगेंगी, पता कब लगेंगी, जब उसके सिम्टम आ जाएंगे, साइन एंड सिम्टम आ गए कि सिर आप उठे, सो के उठे, आपको पता लग रहा है जी आंखों के सामने अंधेरा, डिजीनेस, थकान, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब जो सिम्टम्स ज्यादातर है, मस्कुलर एक या कोई और सिम्टम, हेडेक, कोई भी कह लीजिए, वर्टिगो, तो कोई भी सिम्टम्स जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, बेसिकली जब सिम्टम्स आते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ किसी के, मानिए ट्यूबर गांठ बनी, तो जब उसको वहां पे पेन हो, अब हर समय तो आप अपनी बॉडी के हर अंग को छू के पेल्पेट करना, मतलब ऐसे महसूस करना। जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो डॉक्टर को देखेंगे कि वो ऐसे लिम्फ नोड्स वगैरह को पल्पेट कर रहा है या बॉडी को फील कर रहा है, कहिए तो पेल्पेट करना बोलते हैं। तो पेल्पेट करें हम हर समय अपनी बॉडी के हर ऑर्गन को, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कहीं पे इन्फ्लेमेशन, सूजन या कहीं पे दर्द हो रही है किसी के, मानिए कैंसर फॉर्मेशन, मैलिग्नेंसी हुई, कैंसर हम लोग पढ़ चुके, 2 तरह का था कैंसर। व्हाट इज कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, नोड्यूल फॉर्मेशन या लंप फॉर्मेशन, या आप कहिए कि नोड फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको हम लोगों ने कैंसर बोला है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हम लोग की नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉडी की है उसमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन मैकेनिज्म है, सेल्स वगैरह एक लिमिट के बाद फर्दर डिवाइड नहीं होती क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो। ये जब कॉन्टैक्ट इनिबिशन ड्यू टू सर्टेन रीजन अगर नहीं रहा
तो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती चली जाएंगी और ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन आर मोस्टली रिमेन कन्फाइंड टू द लिमिटेड एरिया, एक ही जगह पे, वहीं पे जहाँ पे सोर्स ऑफ ओरिजिन है वहीं पे रहता है, क्योंकि ये फाइब्रस कोटिंग इसके चारों तरफ एक तरह से है, फाइब्रस कोट है। जबकि मैलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ ट्यूमर सेल्स लॉज्ड अवे एंड गेट सेटल्ड एट अदर प्लेसेस, अदर ऑर्गन्स, तो वहाँ पे भी ये मेटास्टेसिस के द्वारा ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, मैलिग्नेंट और हमारा बिनाइन ट्यूमर। तो अर्ली स्टेज मतलब ये जो इस तरह के हैं, अब सिम्टम्स, आप अभी बात इस तरह से आ गई थी कि मानिए किसी में नोड्यूल ये बना, हमारा गांठ बनी, नोड बना, या कहिए कि ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ, लंप फॉर्मेशन, बेसिकली मेडिकल टर्म लंप फॉर्मेशन, लंप फॉर्मेशन हुआ, तो हर समय तो आप टटोल के देख नहीं रहे। अब जब तक पेशेंट को पता लगा तब तक वो काफ़ी स्टेज आगे बढ़ चुकी है। तो अर्ली स्टेज डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जब हम परंपरागत तरीकों को अपनाते हैं, सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता। आरडीएनए टेक्नोलॉजी सच एज पीसीआर, एलाइजा आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस फॉर अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर अगर आपको याद हो क्या था, पीसीआर में 3 हम लोगों ने स्टेप देखे थे। सबसे पहला था डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे नियर अबाउट 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आपने डबल स्ट्रैंड डीएनए को हीट कर दिया तो ये मेल्ट हो गया, मेल्टिंग बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। मेल्टिंग मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड में बदलना। जब आपने उसको मेल्ट कर दिया, हीट कर दिया, उसके बाद अब आपने उसको कल्चर फॉर्मेशन करवा रहे हैं, हमने उसमें दे रखा क्या है, हम लोगों ने 2 सेट्स ऑफ प्राइमर दे रखे हैं, उसके अलावा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं और कंड्यूसिव आपने इन्वायरमेंट दे रखा है। और जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पॉलीमराइजेशन हो जाए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टेक पॉलीमर विच इज जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बेसिकली अ टाइप ऑफ थर्मोएसिडोफिल, वो ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए इसकी बॉडी में से लिया वाला, बॉडी कोई बहुत विशाल रावण नहीं है, वो बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, बैक्टीरिया है। तो उससे आपने बैक्टीरिया से लिया, थर्मस एक्वेटिकस से लिया टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमर, और वो थर्मस एक्वेटिकस आपको ऐसे हैबिटाट में मिल रहा है जहाँ पे वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो इसकी लिया गया, इससे जो एंजाइम लिया गया वो थर्मोस्टेबल होता है। इसलिए जब हम उसको हीटअप कर देते हैं, जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन में आप क्वालिटीज ऑफ प्रोटीन में देखेंगे कि प्रोटीन्स जनरली गेट डीनेचर्ड, डिटोरिएट हो जाती हैं हाई टेम्परेचर पे। एंजाइम्स ज़्यादातर डिटोरिएट हो जाते हैं। एंजाइम को काम करने के लिए प्रॉपर पीएच, उसकी ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इस वाले केस में थर्मस एक्वेटिकस थर्मोएसिडोफिल, ये थर्मस लविंग है, टेम्परेचर लविंग है, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर ले जाता है। इसलिए जब आपने 94-96 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको डिनेचुरेशन किया तो ये डिटोरिएट नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एनीलिंग करने के लिए आप उसको कूल करेंगे और उसके बाद एक्सटेंशन होगा। तो 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप कूल कर देते हैं, एनीलिंग हो गई। एनीलिंग का मतलब प्राइमर आके लग गए, प्राइमर लग गए, प्रोसेस की शुरुआत हो गई। उसके बाद एक्सटेंशन की डीएनए का थ्रेड बन जाएगा, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन की बार बार हो रहा है, चेन रिएक्शन। तो आप लोगों ने देखा था कि 1 बिलियन कॉपी तक हम लोग बनाते हैं, बना सकते हैं कितने राउंड, 30 राउंड से, ये बात मैंने आपको हाईलाइट करी थी। तो पीसीआर से अगर हम लोग कर लें तो अर्ली स्टेज डायग्नोसिस हो सकती है। उसके अलावा एलाइजा, एंजाइमिक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि भाई एलाइजा टेस्ट जो है किस पे आधारित है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है एंटीवेजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एलाइजा बेस्ड जो ये टेस्ट है, ये एंटीबॉडी एंटीजन एंजाइम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे आधारित है। एलाइजा को हम लोग कर सकते हैं, पीसीआर को कर सकते हैं। दीज आर द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस फॉर द अर्ली डायग्नोसिस, की अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, तो पैथोजन की प्रेजेंस, पैथोजन क्या था, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आए, हमको बीमार, बहुत बीमार कर देते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरसेस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड द डिजीज सिम्पटम। ज्यादातर केस में अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो हम लोग उस वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तब महसूस करते हैं या तब संशय जाहिर करते हैं जब वो सिम्टम्स आ जाते हैं।
तब तक बॉडी आगे तक की ट्रेन निकल चुकी होती है, मतलब बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक प्रोपोगेट कर चुके होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब तक वो सिम्टम दिखाएंगे तब तक उनका नंबर आपकी बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अर्ली स्टेज पे अगर पीसीआर वगैरह कर ले या एलाइजा वगैरह कर ले तो हमें अर्ली स्टेज डायग्नोसिस हो सकता है। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस होने में हमको उनको कंट्रोल करना आसान होगा। तो पीसीआर किया आपने, भाई हमारी बॉडी की सेल्स में उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है बहुत थोड़ा, अभी वो ज़्यादा आए नहीं है, आपने उसका नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, एम्पलीफाई कर लिया है पीसीआर से नियर अबाउट 1 बिलियन टाइम, कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो हम लोग को डिटेक्शन में आसानी हो जाएगी, उसकी मात्रा पता लग जाए, मतलब पता लग जाएगा कि ये इन्फेक्शन आ गया। ओके जी, आगे चले। हाँ, तो पीसीआर या हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या एलाइजा क्यों करा रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन हो। क्यों? क्योंकि भाई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो शुरू में तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है नहीं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो उसकी डिटेक्शन जो है इतनी आसान नहीं है। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर हम उनके न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करते बाय मीन्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो हमें उसका डिटेक्शन जो है, भाई वास्तविक नंबर तो उसका बढ़ा नहीं, लेकिन पीसीआर अगर हम लैब में करा रहे हैं और उसका नंबर हमने जेनेटिक मटेरियल बढ़ता चला जाएगा, उसका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो हमें पता लग जाएगा कि वायरस या बैक्टीरिया इस ह्यूमन में आ चुका है, उसकी ह्यूमन सेल से आपने उसमें करा रहे हैं हम लोग पीसीआर। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। ठीक है। अरे भैया वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ तो वायरस या बैक्टीरिया के डीएनए या आरएनए को आप जानते हैं, आप उसी के कॉम्प्लीमेंट्री, ये कहिए कि उसी के बनाने के लिए आपने उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। तो कॉपी तो तभी बनेगी ना जब टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट होगा तो कॉपी बनेगी। पीसीआर अगर होता चला गया, पीसीआर प्रोसेस चालू हो गया, अगर इन्फेक्शन आ रखा, अगर डीएनए का स्ट्रैंड है, अगर है ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल है नहीं, अगर बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन ही नहीं हुआ तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो जब हमारी मदर कॉपी नहीं है तो कार्बन कॉपी कैसे हो जाएगी? कार्बन कॉपी तो तभी होगी ना जब मदर कॉपी होगी, अगर इन्फेक्शन हो रखा। ठीक है। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। पीसीआर नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स। एचआईवी के केस में हम लोग एचआईवी डिटेक्शन के लिए पीसीआर को इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। पीसीआर नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी। आज की तारीख में हम लोग एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर कर रहे हैं इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। भाई एड्स का पेशेंट अगर उसमें फैलता चला जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस हो गया। हालांकि एड्स जो बीमारी है आपकी, ये नॉन क्योरेबल है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट चालू हो गया, तो जिसकी नमस्ते जय जय राम 10 साल में या 5 साल में होनी है, आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, ये हो जाएगा। तो आपने गाड़ी धीरे कर दी, कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं और एकदम से झूम से पहुंच गई, अब आपने थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के ले गए, पहुंचनी तो दिल्ली है ही है अगर एड्स हो गया तो। हाँ, पीसीआर अगर रूटीनली हम लोग कर रहे हैं, जैसे अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो मैनेजमेंट बेटर हो जाए, थोड़ी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन। साथ में पीसीआर, अब यहाँ से थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, यहाँ से अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा हाथ मुंह धो लो, आंखों पे छिट्टा मार लो पानी का ठंडा ठंडा, और यहाँ से समझो, यहाँ से आपका जरूरत है मेरे थोड़ी सी आपके हेल्प की, क्योंकि यहाँ तक की बातें तो मीठा मीठा हलवा था, आप खुद ही भी खा सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा बातें ट्रिकी हो जाएंगी और आपको गाइडेंस की जरूरत शायद मेरे को लगता पड़े। वैसे तो आप सब इंटेलिजेंट हो। हाँ, आइए, ये यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, बहुत आसान था। आगे देखते हैं अब क्या बात हो रही है। आगे बात ये हो रही है कि हम लोग पीसीआर को यूज कर सकते हैं। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन। जीन में म्यूटेशन का पता लगाने के लिए। सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू, साथ में कैंसर के ऐसे जिनके यहाँ पेडिग्री एनालिसिस से आप देख रहे हो कि हिस्ट्री चलती चली आ रही है, उसके फोर फादर में इस तरह का कोई कैंसर था और रेकरेंस बार बार हो रही है, तो वो जीन्स हम लोगों ने देखे, ऑन्कोजीन्स, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिव हो जाते हैं और कर देते हैं क्या, कैंसर कर देते हैं, जब उनको सर्टेन केमिकल्स का एक्सपोजर मिलता है।
या कुछ सर्टेन कंडीशन से एक्सपोजर। तो जैसे कि आप किसी की केस में चलता चला आ रहा है, उसके घर में मानिए टोबैको से हिस्ट्री चलती चली आ रही है कि टोबैको से माउथ कैंसर की, तो आप उसको कहेंगे कि भैया तू खैनी वैनी ना खा या आप सिगरेट स्मोकिंग ना करो, क्योंकि यू आर मोर प्रोन टू डेवलप कैंसर ड्यू टू दिस केमिकल एक्सपोजर की वजह से कैंसर हो सकता है। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन का पता लगाने में हम लोग जीन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। साथ में ऐसे कैंसर वाले पेशेंट जिनमें म्यूटेशन की आप उम्मीद कर रहे हैं, उनमें आप पता लगाना चाहें सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू जीन्स के बारे में कि जीन्स में म्यूटेशन तो नहीं हो गया। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, साथ में और दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी पहचानने में हेल्प मिलेगी। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए कैसे हेल्प मिलेगी म्यूटेशन को पहचानने में या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पहचानने में कैसे हेल्प मिलेगी, उसको समझ लेते हैं। देखिए, अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल is allowed to hybridize its complementary DNA in clone of cells, followed by detection using autoradiography। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग देखा कि हम लोगों ने सारे ह्यूमन के पूरे डीएनए की हम लोगों ने सीक्वेंसिंग कर ली। तो मानिए क्रोमोसोम नंबर 16 पे कोई जीन ए है जिसका आपको सीक्वेंस पता है, तो आपको उसका बेस सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता है, ATCG ये पता है ATCG। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या इसकी कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रखा, नॉर्मल जीन नॉर्मल सीक्वेंस है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू चारगाफ और ये हमारे वॉटसन क्रिक ने जो बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, अगर हमें एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पता है, देन वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ओवर द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। उस पर हमें पता है जो दूसरा स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल जो जा रहा है, उस पर हमें पता है कि दूसरे स्ट्रैंड पे इसके अपोजिट क्या आएगा। तो ए के अपोजिट टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, डीएनए की बात हो रही है, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, और ए के अपोजिट टी, टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी और जी के अपोजिट सी। अब हमने ये बना लिया इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और उसको रेडियो एक्टिव टैग कर दिया। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड देखिए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब हमने इसको अलाउ किया, क्लोन ऑफ सेल्स बनाई जिसमें हमने देखना म्यूटेशन तो नहीं हो रखा उस बंदे की, आपने सेल ली, उसकी क्लोनिंग कर ली और उसमें आपने अब इसको डीनेचर्ड कर देंगे, हम हीट कर देंगे ताकि ये सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाए, या एल्कलाइन ट्रीटमेंट कर देंगे। जब आप याद करिए, आपको पढ़ाया था मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें एक स्टेप पे मैंने लिखा था कि भाई जो टैग मॉलिक्यूल हम डाल रहे हैं, टैग करेंगे उससे पहले उसको हमें सिंगल स्ट्रैंड में भी तो बदलना है। तो एल्कलाइन से हमने उसको ट्रीटमेंट किया था तो सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया था। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया था अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस हमने दी थी। वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए ह्यूमन सेल से उसको हमने सिंगल स्ट्रैंड में बदला और इसको हमने अलाउ किया। ये देखा, हम देखना चाहते हैं कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है कि नहीं, नॉर्मल वाली। हमें तो नॉर्मल की पता है ना, म्यूटेशन की थोड़ी ना पता। नॉर्मल ह्यूमन जीनोम का हमें पता है सीक्वेंस क्या है, किस नंबर पे क्रोमोसोम पे कौन सा जीन, उसका हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता, उसकी तो हम बना सकते हैं। और जो चीज म्यूटेशन क्या है, सडन स्लाइड अब्रप्ट चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, आइदर चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड सीक्वेंस बदल जाए, नंबर बदल जाए या टाइप बदल जाए, वो तो जो हो रहा है चेंज, वो तो म्यूटेशन एड्रप्ट है ना। हमें नहीं पता क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता। भाई आप कानपुर से निकले, कानपुर प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और कोई भी ट्रेन आई, आपने पक्के चढ़ लिए, म्यूटेशन वो है। आपको नहीं पता ट्रेन कहाँ जा रही है। और एक चीज आपको पता है कि रोज सुबह 10 बजे उठना है, नहाना धोना, तैयार होना है, फ्रेश होना, उसके बाद यहाँ आके गला फाड़ फाड़ के ज्ञान बांटना है। तो रोज का पता है, तो हमें पता है कि हमें इस रूट से आना, इस रूट से जाना, इतने बजे से इतने बजे तक ज्ञान बांटना है, वो रोज का पता है। तो उसमें आप हमें ट्रेस कर सकते हो। उसी तरह से जो सीक्वेंस हमें पता है उसको तो हम कॉम्प्लीमेंट्री बना के उसको मौका दें अगर कि इससे एनीलिंग हो जाए, तो एनीलिंग तो तभी होगी ना जब नॉर्मल सीक्वेंस होगी। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, एनीलिंग नहीं होगी। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, या तो इसकी सीक्वेंस बदल जाए या टाइप बदल जाए
या नंबर बदल जाए। अगर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन तो कुछ भी है वो तो हमें पता ही नहीं, हमने जो बना रखा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री वो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बना रखा है और उसको हमने रेडियो एक्टिव टैग कर दिया। अब अगर म्यूटेशन नहीं हो रखा तो ये इसके साथ एनीलिंग कर लेगा, एनीलिंग कर लेगा, बाद में ऑटो रेडियोग्राफ तो उसमें बैंड आपको दिख जाएंगे, पता लग जाएगा एनीलिंग हो गई, एनीलिंग हो गई, पता लग जाएगा एनीलिंग हो गई। ऑटो रेडियोग्राफी जब आप करेंगे, ठीक है जी, तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिख गए, आपको पता लग गया एनीलिंग हो गई। एनीलिंग कब होगी? जब वो नॉर्मल होगा। और अगर उसमें म्यूटेशन हो रखा है या तो इसका सीक्वेंस बदल दीजिए, टाइप बदल, कुछ भी बदल दीजिए आप। अगर आपने इसकी सीक्वेंस बदल दी जी ऊपर सी नीचे तो भी एनीलिंग नहीं होगी। अगर आप म्यूटेशन में इसका सीक्वेंस के अलावा टाइप बदल दीजिए कि AT AA कर दीजिए तो भी एनीलिंग नहीं होगी। या नंबर बदल जाए या सीक्वेंस बदल जाए, टाइप बदल जाए, म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन अगर हो रखा है एनीलिंग होगी नहीं, एनीलिंग होगी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, ऑटो रेडियोग्राम बनेगा नहीं, तो आप समझ जाएंगे कि म्यूटेशन हो रखा है। क्योंकि म्यूटेशन की सीक्वेंस हमें थोड़ी ना पता, हमने तो नॉर्मल स्ट्रैंड क्या कॉम्प्लीमेंट्री बना के उसको टैग कर दिया, साथ में रेडियो एक्टिव उसको सब्सटेंस उसमें ऐड कर दिया है किसी तरह से, रेडियो एक्टिव टैग। ये आपको मैंने बताया था, इसको हमने बताया था ब्लॉटिंग में, ब्लॉटिंग में बात करी थी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इस सब की बात करी थी हम लोग, इसकी बात कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग है कि जब आप किसी भी हम DNA के सीक्वेंस को अगर आप ट्रेस करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू ट्रेस आउट द एक्सपेक्टेड DNA, कह लीजिए आप डिफाइंड DNA सीक्वेंस यू वांट टू ट्रेस आउट वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, वो हो जाएगी हमारी सदर्न ब्लॉटिंग। नॉर्थ साउथ, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है? RNA को, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल को, किसी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन को डिटेक्ट करना, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके लिए टर्म यूज होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग DNA के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमारी प्रोटीन के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। ठीक है, आगे आइए। अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA। हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल DNA और RNA का सिंगल स्ट्रैंड बना लिया, RNA का भी बना लिया। अब ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि एट अ टाइम दोनों पे नहीं होता, अगर दोनों पे होगा तो वो क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंड RNA बना लेंगे, साइलेंसिंग हो जाएगी। RNA इंटरफेरेंस में यही तो हुआ था। RNA इंटरफेरेंस में हम लोगों ने क्या देखा था? मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया निमेटोड, उसके लिए हम लोगों ने जो टोबैको की रूट को इन्फेक्ट कर रहा था, इन्फेस्टेशन कर रहा था, उसमें हम लोगों ने वो स्पेसिफिक निमेटोड का एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम नहीं, जीन, स्पेसिफिक निमेटोड जीन पहले इंट्रोड्यूस कर दिया टोबैको में, इस तरह की सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड बन जाए। तो उसमें पहले से ही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी है। जैसे ही इसमें मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेस्टेशन हुआ, अब वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जो जरूरी प्रोटीन है उसके लिए मैसेंजर RNA बनाएगा, और उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री पहले ही है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला इसके साथ आके एनिलिंग कर लेगा, डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, RNA इंटरफेरेंस या RNA साइलेंसिंग हो गई, RNA के पास जो जानकारी है वो प्रकट नहीं कर पाया। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए तो नॉर्मल वाली सीक्वेंस हमें पता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पता, कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने सिंगल स्ट्रैंड बना रखा और उसको रेडियो एक्टिव टैग कर रखा। बाद में इसकी एनीलिंग करने से पहले हमें इसको डीनेचर्ड करना है ताकि सिंगल स्ट्रैंड बन जाए, और सिंगल स्ट्रैंड बनने के बाद तब हमने मौका दिया कि इसके साथ ये अगर ये नॉर्मल वाली सीक्वेंस है तो उससे एनीलिंग कर लेगा, ऑटो रेडियोग्राम कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी से कि भैया ये नॉर्मल है, अगर वो एनीलिंग हो गई। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब म्यूटेशन हो रखा है। तो म्यूटेशन को हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। और म्यूटेशन पता लगाने में किसमें हेल्प मिल रही है? तो वो कैंसर वाले पेशेंट में जिनके यहाँ कैंसर की हिस्ट्री चलती चली आ रही कि म्यूटेशन, इनके कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनमें म्यूटेशन होने के हैं, और वो म्यूटेटेड जीन्स, वो जो जीन्स हैं वो सर्टेन क्रिटिकल कंडीशंस में, कुछ ऐसी कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस या केमिकल कंडीशंस या बायोलॉजिकल कंडीशंस, उन कंडीशन में म्यूटेंट जीन्स है वो कार्सिनोजन जीन्स बन जाते हैं, ऑन्कोजीन्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट जो प्रोन है कैंसर डेवलप करने को, उसमें हम लोग पता लगाते हैं कि म्यूटेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा, तो उसको हम लिस्ट बना के दे देंगे कि भाई तेरे यहाँ ये हिस्ट्री है, तो इन चीज़ों को अवॉइड कर, तुम इन चीज़ों को अवॉइड करो और बच के रहो। ठीक,
चलिए आगे चले, ये यूज हो गया इसका, आगे चलते हैं। वही बात जो भी आपको समझाई, द क्लोन हैविंग द म्यूटेंट जीन, वो क्लोन्स जो ह्यूमन सेल का क्लोन्स बनाया आपने, उसमें हम देखेंगे विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। तो वो क्लोन जिसमें म्यूटेंट जीन्स है उसमें फोटोग्राफिक फिल्म पे, ऑटो रेडियोग्राफी पे वो बैंड वगैरह नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद म्यूटेंट जीन। क्योंकि ये जो प्रो आपने बनाया तो नॉर्मल के लिए बनाया ना, जो सीक्वेंस आपको मालूम है, म्यूटेशन हो गया वो सीक्वेंस ही नहीं मालूम, तो एनीलिंग कैसे होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी, एनीलिंग नहीं होगी। इसलिए म्यूटेशन में आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे बैंड वगैरह दिखाई नहीं देंगे। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, पहले ही बात कर चुके हैं। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, तो इन्फेक्शन हो गया तो एंटीजन की प्रेजेंस से पता लगा सकते हैं, एंटीबॉडी बॉडी बन गई, उसकी प्रेजेंस से पता लगेगा कि इन्फेक्शन हो गया। एंटीजन क्या है, एंटीजन हमारे प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन की प्रेजेंस है अगर तो पता लग गया कि भाई इन्फेक्शन हुआ है। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज, और अगर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन गई हैं तो भी पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन हुआ। चलिए यहाँ पे आके आपका ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हम लोग मेडिसिनल क्षेत्र में कर रहे हैं, मेडिसिन में कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे आते हैं। ओके, आइए अगले टॉपिक पे है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया है, भगवान की सत्ता में हमने हस्तक्षेप कर दिया, भगवान ने उसको जैसा कैसा बना के भेजा था हमने उसको ऐसा वैसा कर दिया, उसका जो जेनेटिक मेकअप था हमने बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसा उसको रूप मिला, जेनेटिक मटेरियल मिला अपने माँ बाप से, हमने भगवान की सत्ता में हस्तक्षेप करते हुए, अहम ब्रह्मास्मि, हम वो बड़े वाले कलाकार हैं, आपने जो रचना बनाई हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस सोच के साथ। हालांकि गलत है लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं भाई। द एनिमल्स विच हैव मैनिपुलेटेड जेनेटिक मटेरियल, वो एनिमल्स जिनमें मैनिपुलेटेड जेनेटिक मटेरियल है, नॉर्मल नहीं, मैनिपुलेशन हो गया, जो हमने मैनिपुलेट कर दिया। टू पोजेस एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, या आप कहिए कि डिजायर्ड डीएनए जो हमारा है हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, जिन एनिमल्स में वो कहलाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सच एज कैसे हैं, रैट्स, पिग्स, रैपिड, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स में रैट प्रोड्यूस कर चुके हैं हम लोग, पिग्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, रैबिट प्रोड्यूस कर चुके हैं, शिप प्रोड्यूस कर चुके हैं, काउ प्रोड्यूस कर चुके हैं, फिश प्रोड्यूस कर चुके हैं। ऑल्दो ओवर 90% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। हालांकि आज की तारीख ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आप बन सकता है, याद रखिएगा। ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल, 95% ऑफ ऑल क्वेश्चन यहाँ आता है, कौन है? माइस है। तो हैं कौन से? जिनमें एलियन पीस ऑफ डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है, बाहर से डीएनए जिनका मैनिपुलेट कर दिया जेनेटिक मटेरियल, वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई, हमने क्यों किया, व्हाट इज द नीड, और क्या करने की नीड क्या और उससे क्या एडवांटेज है, वाई शुड वी डू दिस, हमको ये क्यों करना है, हमें क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहते हैं हम, और क्या बेनिफिट्स हम गेन कर रहे हैं अगर हम इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो क्या उनसे बेनिफिट है। कुछ रिजल्ट सब लोग देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले तो जीन्स कैसे काम कर रहे हैं, जीन्स का क्या रोल है एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, एम्ब्रायो के डिफरेंशिएट सेल्स डिवाइड हो रही, डिफरेंशिएट हो रही, डेवलपमेंट जो हो रहा, हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। कि जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है, जीन के नॉर्मल फंक्शनिंग को हम जानना चाहते हैं, उसके जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है ये जानना चाहते हैं, एंड कैसे वो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को जीन कैसे इफेक्ट करता है, कैसे उस पर असर डालता है, एंड इट्स डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, कैसे डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रोथ, इन्वॉल्व इन ग्रोथ। कॉम्प्लेक्स फैक्टर, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनके लिए हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन। तो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्रोथ फैक्टर जो है उसको स्टडी करने के लिए इस पर सहायता मिल रही है। तो सर्टेन चीज़ें ऐसी भाई, नॉर्मल फंक्शनिंग जीन की, जीन का नॉर्मल रेगुलेशन और जीन का इफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या बॉडी की ग्रोथ में, कि बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट में जीन का क्या रोल है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ।
सच एज कुछ फैक्टर ऐसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप करेंगे। और भाई आप ह्यूमन बीइंग पे तो सब्जेक्ट उसको बना नहीं सकते, पिक्चर आई भाई एमबीबीएस, उसमें वो कहता है सब्जेक्ट की आंखें नहीं खुल रही, सब्जेक्ट कोमाटाइज है, सब्जेक्ट पे ये, वो मुन्ना भाई नाराज हो जाते हैं, कहते हैं भैया उसको सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो, कोई नॉन लिविंग आर्टिकल तो है नहीं। हाँ वेजिटेटिव फेस में है, तो ये वहाँ पे एक ह्यूमन टेंडेंसी उसकी दिखाई, ह्यूमन नेचर दिखाया, हम लोग इमोशनल है, इस तरह से उसने बोला कि उसको सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एज अ सब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी को तो ट्रीट नहीं ना कर सकते, ह्यूमन पे तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं ना कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर ह्यूमन जीन्स की फंक्शनिंग देखनी है, ह्यूमन जीन्स का डेवलपमेंट में रोल देखना है, ह्यूमन जीन्स का रेगुलेशन देखना है, ह्यूमन जीन्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ को, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे और ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम स्टडी करके जीन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग, जीन्स का रोल डेवलपमेंट में, जीन कैसे रेगुलेट हो रहा है, क्या उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है और क्या ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स फैक्टर में उसका रोल है, ये जानने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं। ये नीड है। पहला हो गया आपका ये आंसर कि रीजन और नीड। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं। ओके, हाँ जी, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाय introducing the genes from species that alter the formation of these factor and studying the biological effect that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body। तो ग्रोथ से रिलेटेड जो फैक्टर हैं जो ग्रोथ को इन्हांस कर रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंसुलिन का भी रोल है, इंसुलिन लाइक फैक्टर है, इंसुलिन लाइक फैक्टर जो ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज से जीन जब हमने इंट्रोड्यूस किए, दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, जिन्होंने इन फैक्टर को बनना या तो बंद कर दिया या उसका चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया फॉर्मेशन, एंड स्टडिंग द, और स्टडी किया कि क्या इफेक्ट आया, इसका क्या रिजल्ट आया जब हमने किसी दूसरी स्पीसीज से जीन इंट्रोड्यूस किए, तो उसकी बॉडी में बनना बंद हो गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अगर वो ग्रोथ फैक्टर बनना बंद हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऑल्टर हो गया, तो उससे जो इफेक्ट आ रहे हैं, दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। तो वो जो फैक्टर को आपने अल्टर कर दिया, उसका बॉडी में क्या रोल है, हम ये निर्धारित कर पाए। मानिए आपकी टीम में रवींद्र जडेजा जो ऑलराउंडर का रोल प्ले कर रहा है, अब आप कहीं से कोई ऐसा एक चीज आर्टिकल ले आए जो रवींद्र जडेजा, अब उसका दिमाग खेलने में नहीं उसमें लग गया, अब आपको पता लग जाएगा कि रवींद्र जडेजा टीम के लिए कितना उपयोगी है। जब वो खेल नहीं पा रहा, नहीं खेल पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई रवींद्र जडेजा का टीम में कुछ रोल है भी कि नहीं है। तो हमारी बॉडी में अगर ग्रोथ फैक्टर बन रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बन रहा है, और हमारी बॉडी में किसी तरह से उसको अल्टर हो जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का हमारी बॉडी में क्या रोल है। किसी ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का क्या रोल है, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स फ्रॉम द अदर स्पीसीज। तो कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे इस ग्रोथ फैक्टर का बनने को, और उससे पता लग जाएगा कि उस ग्रोथ फैक्टर का क्या रोल है। दैट बायोलॉजिकल इफेक्ट, दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द, इंफॉर्मेशन हमें मिल गई अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। तो ये पहला हमारा पता लग गया कि हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी को स्टडी करने में, फंक्शनिंग एंड फिजियोलॉजी उसको स्टडी करने में इन लोग का रोल है। अब दूसरे पॉइंट पर ये स्टडी ऑफ डिजीज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस में हेल्प कर रहे हैं, स्टडी ऑफ डिजीज में। अगर हमें डिजीज समझना है, डिजीज का डेवलपमेंट, प्रोग्नोसिस क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या डिजीज कैसे हो रही है, क्या कारण है, तो स्टडी ऑफ डिजीज कर सकते हैं। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल क्या, उसके जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर दिया, वो जो लेके आया हमने उसमें कुछ चीजें और मिला दी, नमक मिर्चा का तड़का लगा दिया, बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको ट्रांसजेनिक बदल दिया उसका। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स, हमें इस बात में सहायता मिल रही है, समझने में सहायता मिल रही है, हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कि जीन्स का क्या रोल है डिजीज के डेवलपमेंट में, डिजीज कैसे प्रोग्नोसिस हो रही, कैसे बढ़ रही है,
डिजीज का डेवलपमेंट में कोई जीन क्या रोल अदा कर रहा है, हमें इस बारे में जानकारी मिलेगी। दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो एज टू इन्वेस्टिगेट न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। तो अगर इस तरह से जीन इंट्रोड्यूस करके आप किसी को बीमार कर रहे हो तो आप उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करके उस पर इस चीज़ का अनुसंधान कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि हम इसको कैसे ट्रीट करें, डिजीज का ट्रीटमेंट क्या उसका इलाज हो सकता है। दे आर स्पेशली मेड सर्व एज अ मॉडल, वो मॉडल की तरह एक आपके लिए नमूने की तरह काम कर रहे हैं। नमूना आपने डेवलप कर लिया, अब आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसको पोलियो का इंजेक्शन लगाओ, किसको टीबी का इंजेक्शन लगाओ, किसको एंटी रेबीज लगाओ, इसको क्या करो। जैसे मानिए कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना वैक्सीन सीधे ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल अभी नहीं हो रहा, अभी वो पता लग रहा है एनिमल्स पे ही ट्रायल चल रहा है। तो एनिमल्स में पहले इन्फ्यूज़ किया जाएगा इन्फेस्टेशन, उसमें कोरोना वायरस हम लोग जानबूझ के उसको कोरोना देंगे और कोरोना दे के वो मॉडल के तरह काम हो। अब हम उसको ट्रीटमेंट कोरोना उसमें हमने डाला और कोरोना डालने के बाद अब हम उसको एंटी ये दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, आप अपनी अपनी दवाइयाँ कॉम्बिनेशन दे के देख रहे हैं कि कौन सी दवाई या कोई नई दवाई कारगर हो सकती है। They are specially made to serve as a model for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। अब भाई ह्यूमन बीइंग पे थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट चालू कर देंगे, ह्यूमन की लाइफ प्रेशियस है, हालांकि वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग तो एनिमल्स को एनिमल्स ही समझते हैं ना, ठीक। तो उनको हम लोग उसी निगाह से देखते हैं और उनको उसी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए हम लोग उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। तो नए नए एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे बेसिकली कहिए कि हो रहे हैं। और इस तरह के मॉडल, डिजीजेस के मॉडल 4 हैं जो आपको याद में रखनी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर एंड कैंसर। इन चारों को याद रख लीजिएगा, जिनके मॉडल मतलब ये बीमारी जिन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मॉडल बना लिया ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, किस किस का, कैंसर का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, अल्जाइमर डिजीज का और सिस्टिक फाइब्रोसिस का। तो यहाँ पे आके आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 यूज हम लोगों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खत्म हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर पे बायोटेक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ठीक ठाक समझ में बातें आ गई होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, जैसे ही लेक्चर लीजिए, लेक्चर लेते ही MCQ जरूर लगा लीजिए। MCQ लगा लेंगे तो जैसे चाकू की धार तेज होती है, आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण तीव्र होगी। MCQ जरूर लगाइए, MCQ की प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर से एक बार बात बोलूँगा कि कोई भी बैंक लीजिए उसमें 2014-15 से लेके 19 तक के 20 तक के क्वेश्चन को कंसीडर करिएगा। 14-15 से पहले के क्वेश्चन आप बाईपास कर दीजिएगा क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, क्या करना है आपने, तोड़ देना है। हिट बटन जोर से हिट कर दीजिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन को बचाते हुए हिट बटन, लाइक बटन हिट कर दीजिए। और डिसलाइक वाला छोड़ो, क्या करना है, डिसलाइक करके क्या होगा, डिसलाइक ना करो, रहने दो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से चलते हैं हम लोग आगे। आज हो गई तारीख हमारी अक्टूबर, कल दशहरा था, आज 26 अक्टूबर है दशहरा। अगली दिवाली तक मतलब और 20 दिन में आपकी इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 20 डेज। नहीं तो आप कहिए कि भाई हाँ दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो नवंबर तक मैंने आपकी सेवा चालू करी है, जहाँ तक मुझे याद है जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने में आपकी एक बुक ख़त्म। और अगर मुझे फर्स्ट बुक की जिम्मेदारी मिलेगी तो वो भी मैं आपकी, क्योंकि उसमें चैप्टर ज़्यादा, 5 महीने में ख़त्म। तो नवंबर में ख़त्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं रिवीजन तेज कर दूंगा, आप लोग के लिए समय बचा लूँगा रिवीजन का। वैसे आप लोग फर्स्ट बुक के लेक्चर ले ही रहे हो, हाँ तो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।